अब देखो एसिडिक और बेसिक बफर के बारे में कुछ बातें करते हैं, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग हो रहा है चैप्टर थोड़ा, बफर सॉल्यूशन वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग वाला है। पहले कैसे एसिडिक और सॉल्ट की से में एसिडिक बेसिक है। हमने देखा कि एसिडिक उसका नाम इसलिए नहीं है कि उसका पीएच 7 से कम आएगा। फिर से बोल रहा हूँ, एसिडिक बफर का पीएच कुछ भी हो सकता है। नो कमेंट्स ऑन पीएच, अगेन डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन ना, कमेंट नहीं करेंगे पीएच पे। एसिडिक बफर नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वीक एसिड उसका एक मेन कंपोनेंट है, वीक एसिड प्लस उसका कॉन्जुगेट बेस। चलिए मान लीजिए मैंने एक, जैसे मैंने सिंपल बफर में एग्जांपल दिया था ना कि सिंपल बफर में H+ ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कोई फर्क नहीं, ऐड करके देखो तो भी कोई फर्क नहीं। एग्जैक्टली वैसा ही है एसिडिक बफर में। X मोल एसिड है एंड Y मोल्स सॉल्ट है। आपने एसिडिक बफर में बाहर से HCl ऐड किया, Z मोल ऐड किया HCl के। HCl रिएक्ट किसके साथ करेगा? ऑब्वियस सी बात है HCl एसिटिक एसिड के साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं, क्योंकि एसिड एसिड कोई रिएक्शन नहीं होता। हाँ, HCl एसिडेट आयन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तीन केस बन कि मान लो Z का वैल्यू कम है, मतलब HCl लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर HCl लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो तो 0 हो जाएगा, ये Y माइनस Z बचेगा, और ये एसिड आयन कितना बन चुका होगा? Z बन चुका होगा, Z बनेगा, बट X ऑलरेडी अवेलेबल है सॉल्यूशन में। X मोल एसिटिक एसिड के ऑलरेडी थे और Z मोल अभी अभी बने, तो टोटल एसिटिक हो गया प्लस X। क्वेश्चन को देखो, अच्छा क्वेश्चन नहीं है। थोड़ी देर बाद आपने देखा कि क्वेश्चन में कौन कौन है। एक तो ये है एसिटेट और एक ये है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सर ये तो बफर बनाते हैं। ये तो एसिडिक बफर बन गया, पहले भी एसिडिक बफर था, अभी भी एसिडिक बफर है। अभी जो एसिडिक बफर है उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? pH इज इक्वल्स टू pK1 प्लस लॉग ऑफ एसिड नीचे आएगा, एसिड कितना है? X प्लस Z है, सॉल्ट कितना है? Y माइनस Z है। हो गया काम। अगर Y और Z दोनों इक्वल होते, दोनों लिमिटिंग रिएजेंट होते, ये भी 0 ये भी 0, ये Y बन जाता, X ऑलरेडी था, या फिर इसको Z प्लस X भी बोल सकते हैं, बात सेम ही है क्योंकि Y इज इक्वल टू Z है। ये क्वेश्चन किसका बन गया यार? इसमें ना तो एसिड बचा, ना तो एसिड आयन बचा, ना HCl बचा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये दिख रहा है आपको एसिटिक एसिड। मतलब ये क्वेश्चन बन गया वीक एसिड वाला। और वीक एसिड के कैसे सॉल्व करते हैं? ये केसेस 4 केस बनते हैं, याद उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। बट पहले ये तो पता चले कि सर वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। वीक एसिड के टोटल मोल्स है X प्लस Y, और टोटल वॉल्यूम दोनों का जो भी टोटल वॉल्यूम आएगा V1 प्लस V2 वो लिखेंगे। तो वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कैसे पता चलेगा? उसके मोल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम से, और कॉन्सेंट्रेशन पता है तो फिर आगे काम कर लेंगे हम लोग, है ना। कंडीशन चेक करके अल्फा लेना है नहीं लेना, वाटर लेना है नहीं लेना, काम हो जाएगा। के साथ हो रहा है कि वही जल्दी बताओ, वॉइस ब्रेक हो रही है या नहीं? तो किसका वेट कर रहे हो? फिर बोल नहीं सकते क्या तुम लोग? हाँ, क्या किया जाए? वेट करो तो। तो मैं क्या बोल रहा था बेटा? मैं बोल रहा था कि आपने HCl ऐड किया तो वो एसिडेट आयन के साथ रिएक्शन करेगा, और एसिडेट आयन के साथ अगर वो रिएक्शन कर रहा है
है ना। तो 3 केस बनेंगे कि अगर HCl लिमिटिंग रिएजेंट हो तो क्या होगा, अगर एसिटिक लिमिटिंग रिएजेंट है तो क्या होगा, अगर दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है तो क्या होगा। आपने देखा कि जब HCl लिमिटिंग रिएजेंट है तब एसिडिक बफर बन रहा है, आपने देखा जब दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है तो वीक एसिड बन रहा है। और आप ये भी देखेंगे कि जब एसिडेट आयन लिमिटिंग रिएजेंट है तो क्या होगा, तो HCl बचेगा और एसिटिक एसिड, मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड का केस बन गया ये। तो मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, पता ही है ना हमें क्या होता है। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन का ब्यूटी देखिए आप, थर्ड वाला केस देखिए, आपको वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर मिल रहा है, डायरेक्टली दिया नहीं उसने डायरेक्टली ये मिक्सचर नहीं दिया है। वो बोलेगा एक बफर है तुम्हारे पास, उसमें HCl इतना ऐड कर दो कि HCl एक्सिस रिएजेंट है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका पीएच निकालो। तो वो सॉल्यूशन क्या बन रहा है, वो सॉल्यूशन बन रहा है मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो फिर उसका पीएच के फॉर्मूले याद रखेंगे और वैसे सॉल्व करेंगे। तो ये देखना पड़ेगा अल्टीमेटली कि जो आपके पास फाइनल सॉल्यूशन है वो क्या है। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपने बेस ऐड किया, तो रिएक्ट कौन करेगा, एसिड करेगा, है ना। इसके Z मोल ऐड किए और इसके X मोल थे। तो पहले मान लो कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है Z, ये कंज्यूम हो जाएगा, ये बचेगा और ये बचेगा, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एसिटिक एसिड और उसका कॉन्जुगेट एसिडिक बफर बना रहे हैं। ठीक है, एसिडिक बफर है, दोनों इक्वल हो गए, तो ये भी जीरो ये भी जीरो, सिर्फ ये बन गया। ये क्या है, ये तो सोल्ट है। ये किसका सोल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सोल्ट है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के सोल्ट का फॉर्मूला लगा दो, लगा दिया पीएच। कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखेंगे बेटा, कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे टोटल मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम, राइट। तो सॉल्ट के मोल्स x प्लस वाई हो गए, डिवाइड बाय उसका वॉल्यूम कितना आएगा Vt, तो वो लिख के कॉन्सेंट्रेशन निकाला। अगर एसिटिक एसिड लिमिटिंग रिएजेंट होता तो ये तो जीरो, एक बेस बचता और एक सोल्ट बचता। अब मेरी बात सुनो, एक सोल्ट और एक बेस, सर ये तो कुछ बना नहीं सर, ऐसा तो कोई केस ही नहीं है, ऐसा तो कुछ बताया भी नहीं आपने, ये क्या करेगा। मेरी बात सुनना ध्यान से, एक मिनट, ठीक है। हाँ, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये केस बन गया एक स्ट्रॉन्ग बेस का और उसके साथ सॉल्ट है। सर ऐसा तो कोई केस बताया नहीं आपने कि एक बेस और साथ में सॉल्ट हो। चलो कोई नहीं, कॉमन सेंस यूज करते हैं, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, बहुत सारा OH माइनस देगा सर, बहुत सारा। और सॉल्ट क्या करेगा, सॉल्ट सर हाइड्रोलाइज करेगा, ज्यादा से ज्यादा जो भी उसके आयन बनेंगे वो वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे और पीएच को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, बस ज्यादा तो चेंज कर पाएंगे नहीं, क्योंकि हाइड्रेशन तो नेग्लिजिबल फिनोमेना है, तो थोड़ा बहुत पीएच को चेंज कर पाएंगे, बट स्ट्रॉन्ग बेस बहुत चेंज कर देगा पीएच को, ये क्लियर है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक सोल्ट, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस बहुत ज्यादा चेंज कर देगा पीएच को, बट सोल्ट नहीं कर पाएगा। तो सोल्ट के इफेक्ट को या सोल्ट के हाइड्रोलाइसिस को नेग्लिजिबल मान सकते हैं, क्योंकि सोल्ट तो कुछ कर ही नहीं अल्टीमेटली। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे बहुत बढ़िया है, सोल्ट हाइड्रोलाइसिस कैन बी नेग्लेक्टेड इफ प्रेजेंट विद स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस। अगर कभी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट आपको दिखता है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपको जो भी है सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस पे फोकस करना है, सोल्ट को देखिए मत। ये क्वेश्चन आपको स्ट्रॉन्ग बेस और सोल्ट का दिख रहा है, मैं इसको स्ट्रॉन्ग बेस मान के चल रहा हूँ, सोल्ट को भूल ही जाओ, क्योंकि सोल्ट पीएच चेंज थोड़ा बहुत करेगा, थोड़ा बहुत करेगा, वो बहुत कम है, उसको नेग्लिजिबल मान लो। ये मान के चलो कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच कैसे निकालते हैं हमें पता है सर, सिंपल, क्लियर है ना यार, जल्दी बोलो क्लियर है कि नहीं, है ना। एक स्ट्रॉन्ग, हाँ चलिए बढ़िया, अब देखो, अरे यार वेट करना पड़ेगा, चलो छोड़ो इसको, तो क्या है, ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है, ऑलरेडी सॉल्यूशन दिख ही रहा है आपको, तो कोई मतलब नहीं होता एक्सप्लेन करने का। हाँ, इस क्वेश्चन का ब्यूटी क्या है वो समझ लो,
एसिडिक बफर है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, क्वेश्चन में बोल दिया फॉर्मूला लग जाएगा। उसने x माइनस और एच का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो ये log 1 बनेगा, ये 0 हो गया तो सिर्फ इतना बच जाएगा। बस सर ये आंसर है और क्या है। pH निकालना था तो pK पता होना चाहिए, बट K नहीं दिया हुआ यार, K दिया हुआ नहीं। अच्छा किसका K? K ऑफ HCl, K ऑफ HX पता होना चाहिए, दिया हुआ नहीं है। उसने घुमा के आपको x माइनस का K भी दिया हुआ है, मतलब कॉन्जुगेट एसिड बेस वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि K of HX into KB of X minus is equal to KW। तो K वहां से निकाला 10 की पावर -4 और K निकाला तो pK मिल गया, pK ही pH हो गया। एक लाइन का सवाल था, कॉन्जुगेट वाला कॉन्सेप्ट बताने के लिए इंक्लूड किया गया है इसे, ठीक है। लास्ट में एक क्वेश्चन आएगा बहुत बढ़िया सा, तब मजा आएगा। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बफर के। ये देखो तो देखो पहले ये क्या बोलना चाह रहा है कि 4 ग्राम NaOH है, उसको डिसॉल्व किया एक 1 लीटर सॉल्यूशन में, और उस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर एसिटिक एसिड और ये दोनों प्रेजेंट थे, मतलब वो सॉल्यूशन कौन सा था? वो बफर सॉल्यूशन था। देख लो बफर दिख रहा है साफ, ये बफर सॉल्यूशन में आपने NaOH डाला। अरे NaOH मतलब 0.1 मोल डाला ना यार, 0.1 मोल ही तो ये 4 ग्राम कितना होता है? 0.1 मोल। तो ये रिएक्ट किसके साथ करेगा? सिर्फ एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट के साथ तो कोई मतलब नहीं बनता। एसिटिक एसिड 1 मोल है तो इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये तो 0 हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट ये 0.9, ये 0.1 बन जाएगा। 0.1 बना बट 1 मोल ऑलरेडी था इसका स्टार्टिंग में, तो ये 1.1 मोल हो गया। तो पीएच ये क्या बन रहे हैं? दोनों मिला के क्या बना रहे हैं? ये और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? एसिडिक बफर बन रहा है, साफ पता चल रहा है। एसिडिक बफर का फॉर्मूला लगाएंगे, पीएच इक्वल टू पीके प्लस log, नीचे एसिड आएगा ऊपर सॉल्ट आएगा, ये हो गया काम 11/9। सॉल्व कर लीजिएगा, 4.827 के आसपास आएगा। ये तो यार अभी मैंने थोड़ी देर पहले केस बताया था कब क्या बनेगा ना, तो ये सब न्यूमेरिकल इतना टफ नहीं है, मजेदार अब आएगा थोड़ा, ये भी ज्यादा टफ नहीं है, ये भी थोड़ा आसानी है। 1 लीटर बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 मोल ऑफ एसिड एंड 1 मोल ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो दोनों का 1 मोल है, पीएच पूछ रहा है। अगर दोनों का मोल सेम है मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो पहले फॉर्मूला क्या लगाओगे आप? पीएच इक्वल टू पीके log ऑफ एसिड ऊपर x माइनस, तो पीएच इक्वल टू क्या लिखोगे? सिर्फ और सिर्फ पीके लिख दोगे, राइट? सिर्फ और सिर्फ पीके लिख दोगे, और पीके के पीके 4 ही आएगा, डेटा दिया हुआ है देखो यहाँ पे। हाँ दूसरा सोचने वाला है कि सर आपने सॉल्ट भी 1 मोल लिया और एसिड आपने 1/3 मोल ऐड किया, सेकंड पार्ट देखो 1/3 मोल ऐड किया, सर ये तो हो जाएगा 0, ये बच जाएगा 1 माइनस 1/3 मतलब 2, ये बनेगा 1/3, बट ऑलरेडी 1 मोल अवेलेबल था सॉल्यूशन में एसिडिक एसिड का स्टार्टिंग में, तो सर ये तो आ गया 4/3, ये आ गया 2/3, तो ये दोनों मिलके क्या दोनों मिलके बना रहे हैं एसिडिक एसिड बना रहे हैं। एसिडिक का फॉर्मूला लगाओ, pH इक्वल टू 4 प्लस log, नीचे एसिड आता है, एसिड नहीं मतलब 4/3, सॉल्ट ऊपर मतलब 2/3, सॉल्व करो 3.7 आ जाएगा। थर्ड पार्ट है, अगर 1/3 मोल OH माइनस किया तो ठीक है सर, 1/3 मोल ऐड किया तो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, अगेन लिमिटिंग रिएजेंट 2/3, 1 प्लस 1/3 मतलब 4/3 हो जाएगा। ये कौन सा बफर है? एसिडिक बफर है। फॉर्मूला क्या होगा? pH इक्वल टू pK मतलब 4 प्लस log, नीचे ऐसे ऊपर से जो कि 4/3 है, इस बार आंसर आ जाएगा 4.3। आसानी से। हाँ फोर्थ देखो, इफ pH इफ डाइल्यूटेड 10 टाइम्स, अरे सॉल्यूशन को अगर 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दोगे, अभी दोनों के मोल्स 1 है, दोनों के मोल्स 1 है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं मोल्स की बात कर रहा हूँ। अगर डाइल्यूट कर दोगे 10 टाइम्स तो मोल्स क्या हो जाएंगे? 0.1 हो जाएंगे, साफ पता चल रहा है। डाइल्यूशन से मोल्स कम होंगे ना यार, कॉन्सेंट्रेशन कम होंगे ना यार, कॉन्सेंट्रेशन पे कमेंट कर दे चलेगा क्या? अच्छा ये और जानने वाली बात है, 1 लीटर है सॉल्यूशन,
तो कॉन्सेंट्रेशन भी 1 1 होगा इनिशियली, 1 1 मोल, वॉल्यूम भी 1 लीटर है, तो कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर 1 मोलर, और 10 टाइम्स डाइल्यूट किया तो 0.1 मोलर 0.1 मोलर हो गया। सोचने वाली बात तो ये है कि डाइल्यूट किया है सर और 0.1 मोलर 0.1 मोलर हो गया, अभी भी है तो दोनों सेम ही सर, अभी भी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन तो सेम ही है, तो पीएच इज इक्वल टू अल्टीमेटली बनेगा तो पीके, पीके वो तो बाकी तो कैंसिल हो जाएगा, और ये तो 4 ही आएगा सर, मतलब पीएच चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। और क्यों होगा यार, एसिडिक बफर है ना, एसिडिक बफर में, एसिडिक बफर में मैंने, देखो एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं आपको, मैंने कहा था एसिडिक बफर में स्मॉल अमाउंट एसिड बेस या वाटर ऐड करने से फर्क नहीं पड़ता। आप बोलोगे सर ऊपर तो एसिडिक बफर जो था उसमें थोड़ा बहुत एसिड क्या ऐड किया, बेस ऐड किया, पीएच चेंज हो रहा था, एक बार 3.7 एक बार 4.3, बेटा आप बहुत ज्यादा H+ या बेस ऐड कर रहे थे, 1 मोल एसिड के सामने आप 1/3 मोल, आप 1 मोल बफर जो था उसमें 1/3 मोल ऐड कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 33%, वो नेग्लिजिबल थोड़ी है, वो स्मॉल अमाउंट तो नहीं है, तो वहां तो पीएच चेंज होना ही है। यहाँ पे पीएच चेंज नहीं हुआ, अगर 10 टाइम्स डाइल्यूट किया, अगर वही इसको 1000 टाइम डाइल्यूट कर देते ना सोल्यूशन को, तो बेटा पीएच चेंज हो जाता, इसी सॉल्यूशन को अगर 1000 टाइम डाइल्यूट कर देते तो पीएच चेंज हो जाता, पक्का चेंज। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है वो वाला क्वेश्चन की इसको 1000 टाइम या 10,000 टाइम डाइल्यूट करोगे, तो 10,000 टाइम अगर डाइल्यूट कर दोगे तो सॉल्यूशन का पीएच ही चेंज हो जाएगा, मतलब बफर नहीं रहेगा फिर। तो बफर का कॉन्सेप्ट भी यही है कि यार जो भी ऐड कर रहे हो ना थोड़ा सा ऐड करो, ज्यादा नहीं, ज्यादा ऐड करने पे कोई भी सॉल्यूशन चेंज कर लेगा, ऐसा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है जो चेंज नहीं करेगा, ज्यादा ऐड करोगे ना तो कोई भी सॉल्यूशन पीएच चेंज कर लेगा। स्मॉल अमाउंट की बात करते हैं हम सिर्फ हमेशा, और स्मॉल अमाउंट इज नॉट डिफाइंड, अगेन स्मॉल अमाउंट क्या है वो डिफाइन नहीं है, बिल्कुल डिफाइन नहीं है। देखा ना 1/3, मैंने क्वेश्चन सॉल्व भी किया, मैंने निकाला है पीएच, पीएच अगर 4 क्या मान लो 4.1 आ जाता तो मैं बोल देता कि यार ये 1/3 स्मॉल अमाउंट है, क्योंकि 1/3 डालने पे भी पीएच 4 से 4.1 ही हुआ, बहुत कम चेंज हुआ, बट 4.2 हो गया यार, ये तो अच्छा खासा चेंज है, तो मैं इसको स्मॉल अमाउंट नहीं बोलूंगा। तो अगेन स्मॉल अमाउंट बोलने का कोई कोई रेंज नहीं है, डिपेंड्स ऑन द बफर कैपेसिटी, बात करेंगे इसके बारे में भी। अच्छा यहाँ तक क्लियर हो जाएगा सीन, ये बताइए, हाँ या ना बोलना जल्दी। हाँ बफर बिकम्स बफर, ये बिल्कुल सही है, नहीं ये गलत है बेटा, बफर नेवर एंड्स, ये देखा ना यार, बफर अभी कहीं पे कभी कहीं पे बफर जो था सोल्ट में कन्वर्ट हो गया, कहीं पे बफर वीक एसिड में कन्वर्ट हो गया, कुछ भी हो सकता है ना। पीएच चेंज होगा बेटा, क्यों होगा बताता हूँ आपको, पता है ना 10,000 टाइम डाइल्यूट कर दोगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा दोनों का, 10⁻⁴ 10⁻⁴, राइट। तो एसिडिक बफर का जब डेरिवेशन किया था हमने तो अल्फा को नेग्लेक्ट किया था, अल्फा को नेग्लेक्ट किया था, अब अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इतना डाइल्यूट करने पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो गया है, अभी अब अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे और क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो पीएच निकालो, अलग आएगा। एसिडिक बफर का जो भी डेरिवेशन है, बेसिक बफर का जो भी डेरिवेशन है वो अल्फा को नेग्लेक्ट करके किया गया है, बट अगर आप सॉल्यूशन को बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दोगे तो अल्फा नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा, अल्फा को कंसीडर करोगे, और जब कंसीडर करोगे तो पीएच डिफरेंट आएगा। समझ रहे हैं? एक मिनट गुप्ता, मैं थर्ड और फोर्थ पार्ट बताता हूँ वापस, है ना। तो ये तेरा मैथमेटिकली वाला ये डाउट क्लियर हुआ तो, हाँ एचसीएल में एंड नहीं हो रहा बेटा, फिर वही बात बोल रहा हूँ, एचसीएल में भी 3 केस थे यार, जब एचसीएल लिमिटिंग रिएजेंट है तब बफर ही बनेगा, बफर से बफर बनेगा, अगर लिमिटेड नहीं होता है तो रटते क्यों यार, एक सिंपल सी बात जो बोल रहा हूँ उसको समझो ना, खत्म। बुक लिखनी है क्या तुम लोगों को जो जनरलाइज करते हो इतना जल्दी, जनरलाइज करना है, ऑथर बनना है हमको, बच्चों को पढ़ाना है।
एक बफर दूसरे बफर में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, अगेन डिपेंड्स ऑन कॉमन सेंस। मैं केस देखूंगा, मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मुझे जल्दी नहीं है इतनी केस बना के माइंड में भर दूं, ऐसा होगा तब ऐसा होगा, ऐसा होगा तब ऐसा होगा, एग्जाम में वो केस ही सोचता रहूंगा मैं, कॉन्सेप्ट गया भाड़ में, कुछ नहीं समझ में आएगा। ये सब फालतू डाउट मत पूछा करो मुझसे यार। एक तो इतना अच्छा टॉपिक चल रहा है, लॉजिकल टॉपिक चल रहा है, उसमें कचरा डाउट पूछ के माथा खराब कर रहे हो तुम लोग। जिसको थर्ड केस में डाउट था वो सुनो बेटा, इसका 1 मोल था, आपने बेस ऐड किया 1/3 मोल, और ये ऑलरेडी 1 मोल था। लिमिटिंग रिएजेंट ये होगा बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट ये तो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, 0 हो गया, और ये ऐसे कितना बचा, 1 में से 1/3 मोल चला जाएगा तो 2/3 बच जाएगा। ये 1/3 गया तो ये भी 1/3 बनेगा, और ऑलरेडी था तो टोटल 3 हो गया। अब मुझे बता कि ये और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एसिडिक बफर बना रहे हैं सर। तो पीएच का फॉर्मूला लगा दे, पीके प्लस log, नीचे एसिड आएगा, एसिड 2/3 है, ऊपर सोल्ट आएगा 4/3 है, सिंपल। फोर्थ केस में आपके पास स्टार्टिंग में जो सोल्ट थे ना, सॉरी जो बफर सॉल्यूशन था, उसके बफर कंपोनेंट जो थे, बफर कंपोनेंट का कंसंट्रेशन था 1 और 1। जब सॉल्यूशन को 10 टाइम्स डाइल्यूट करते हैं तो कंसंट्रेशन 0.1 हो जाएगा। अच्छा अभी भी है तो सेम ही ना कंसंट्रेशन दोनों का। अल्टीमेटली लिखते क्या हो बेटा फॉर्मूले में, फॉर्मूले में यही तो लिखते हो, पीएच इक्वल टू पीके प्लस log एसिड बाय सॉल्ट। तो एसिड और सॉल्ट का कंसंट्रेशन सेम है, log 1 बनेगा, log 1 मतलब 0, पीएच इक्वल टू क्या से पीके का वैल्यू तो क्या, पीके का वैल्यू तो 4 आता है, ये तो मुझे पता है। ठीक है चलिए, तो नेक्स्ट टाइम मैं इधर ही एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ एसिड इन कंजुगेट बेस डायरेक्ट टू मोल्स। हाँ बेटा एसिड और बेस है ना, एसिड और सॉल्ट जो है ना, वो एक ही सॉल्यूशन के अंदर है, 1 लीटर में, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो मोल्स का रेशियो ले लो ना यार, कंसंट्रेशन की क्या जरूरत है। एक बफर सॉल्यूशन के अंदर कोई आपसे पूछ ले कि बफर कंपोनेंट का कंसंट्रेशन का रेशियो क्या होगा, तो बफर कंपोनेंट के कंसंट्रेशन का रेशियो इज नथिंग बट मोल का रेशियो, क्योंकि दोनों एक ही कंटेनर में प्रेजेंट है, वॉल्यूम तो सेम ही है दोनों का। जो क्वेश्चन अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, ध्यान से सुनोगे इसे। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि नोट्स भेजने में मुझे टाइम लग जाएगा। ठीक है, हो सकता है कल तक भेजू या परसों तक, जो भी है। नोट्स स्क्रीनशॉट ले लेना तुम, तो सही रहेगा। आपको पीएच कैलकुलेट करना है बेटा। पहला केस 100 ml 0.1 मोलर H3PO4 है, उसमें ऐड किया गया है 50 ml 0.1 मोलर NaOH। अब आपको यहाँ पे पूरा चैप्टर एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा इस क्वेश्चन से, इतना बढ़िया क्वेश्चन ये। हाँ मैं पीडीएफ भेज दूंगा बेटा, उसकी टेंशन मत लो यार, मेरे को टेंशन रहती है उसकी। ठीक है बेटा, पीडीएफ बनाने में भी टाइम लगता है ना, बना बनाए थोड़ी मेरे पास टाइम लगता है, लिखना पड़ता है अच्छे से यार। क्लासेस के बाद यार, ड्यूटी के बाद में वो बैठ के मैं एक्स्ट्रा 2-3 घंटे लिख रहा हूँ तुम लोग। अभी स्क्रीन ले लो तुम, मैं अरेंज कर दूंगा वो। ठीक है, ये पहला पार्ट है, ऐसे बहुत सारे पार्ट है इसके, क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो लिखता रहूंगा। अभी बोल रहा हूँ कि K1 का वैल्यू दिया गया है 10⁻³ K2 दिया गया है 10⁻8। ज्यादा ब्रेक हो रहा है क्या, रुको रुको।
हाँ थोड़ा थोड़ा हो जाता है यार, क्या करें बताइए, ऑप्शन भी तो नहीं है ना। अब वाईफाई परेशान कर रहा है तो मैं क्या करूँ उसमें। हाँ मैं तो रिपीट कर सकता हूँ बस, जो भी जो पोर्शन आपसे मिस हो गया है वो मैं रिपीट कर सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं क्या करूँ। कोई सोल्यूशन है तो तुम बताइए। ठीक है देखिए सॉल्व करते हैं। एक एसिड और एक बेस था, उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, वो बोल रहा है इसका पीएच निकालो। पहले तो ये देखो H3PO4 NaOH के साथ क्या कर रहा है, ये बात ध्यान से सुन लेना, मैं कैसे लिख रहा हूँ रिएक्शन को, ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, 50 बार नहीं बोलूंगा। H3PO4 एक H प्लस देगा और सोडियम एक OH माइनस देगा, तो क्या बनेगा NaH2PO4 प्लस वाटर। फिर जो है NaH2PO4 जो बन गया है वो दूसरे मोल NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, बनेगा Na2HPO4 प्लस वाटर। और फिर जो Na2HPO4 बना है वो NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और बनेगा Na3PO4 प्लस वाटर। वही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक एसिड हो 1/1 H प्लस देता है यार, बेटा रिवर्सिबल है यार, ये रिवर्सिबल है, ये तुम अब साइन पे क्यों जा रहे हो तुम लोग, रिवर्सिबल है, सब रिवर्सिबल है। ठीक है सब रिवर्सिबल। कुछ डाउट है तो बोल दो अभी। चलिए सुनिए, कहानी इतने आगे पहुंच गई है तुम लोग रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में रुके हुए अभी तो। H3PO4 के मिलीमोल्स मिलीमोल्स निकालो, कितना दिया गया है 50 100 सॉरी 100 इंटू 0.1 10 है यार, 10 दिया गया है। NaOH का कितना है 50 इंटू 0.1 5। बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा सर, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ये बच जाएगा 5 मोल, ये बन जाएगा 5 मोल। बताइए क्या बन गया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कौन कौन प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में ये भी प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में ये भी प्रेजेंट है। अभी सॉल्यूशन क्या बन गया है, इस सॉल्यूशन का नाम क्या है एसिडिक बफर, एग्जैक्टली। तो सर ये एसिडिक बफर बन गया। एसिडिक बफर का पीएच कैसे निकालेंगे सर, पी के, अब पी के फंस गया मैं, अब पी के 1 लिखूं पी के 2 या पी के 3 बताइए। K1 आएगा एग्जैक्टली, क्योंकि H3PO4 और ये दोनों K1 में आते हैं, PK1 प्लस लोग एसिड का कॉन्सेंट्रेट मोल 5 और सोल्ट का भी 5, ये तो सेम आ गया सर, ये तो PK1 के इक्वल आएगा और PK1 कितना है 3 है, देख लो के PK1 3 आएगा, तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया 3। सर बहुत आसान था ये तो, ये तो बहुत ही आसान था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहीं पर रिएक्शन लिखी हुई है हटा के यहीं पे दूसरा केस बनाऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं जाने वाला मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, NaOH का 50 ml था ना, अब उसको 100 ml कर दो, ये कर दिया 100 ml। ठीक है ये क्वेश्चन बन गया, अब ये सब डेटा चेंज हो जाएंगे यहाँ से। अब क्या होगा सर ये भी 10 ml सर, ये भी 10 मिलीमोल, ये भी 10 मिलीमोल सर, ये भी लिमिटिंग रिएजेंट, ये भी लिमिटिंग रिएजेंट, ये बन गया 10। कितना मोल्स बन गया 10। अब बताओ कौन सा केस बन गया, कोई कमेंट करना चाहेगा, कौन सा केस बन गया। हाइड्रोलाइसिस बन गया, वीक एसिड का पक्का, सोच के बोलो। जब भी मैं NaH2PO4 को देखता हूँ ना, एग्जैक्टली वेद बिल्कुल सही बोल रहा है, वेद ने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा है। NaH2PO4 ये एम्फी प्रोटिक एनायन वाला केस है बेटा। क्या फॉर्मूला बनता था उसका, अरे सर बहुत आसान है, आपने याद करने के बताया था, H2PO4 जहां जहां पे इन्वॉल्व है पहले और दूसरे
P2 PK13 PK28 by 2 ये आ गया 5.5 pH आ गया। सिंपल हो गया। तो समझ आया ये समझ आया कि नहीं? ओके बढ़िया। चेंज करते हैं क्वेश्चन को, 100 की जगह 150 ml कर दो। अब बढ़िया हो जाएगा क्वेश्चन और भी। क्यों बेटा 150 ml करते ही अब लिमिटिंग रीजन चेंज हो गया ना, तो इसके मिलीमोल्स 10 ही रहेंगे, इसके मिलीमोल 15 हो गए। ये लिमिटिंग रीजन, ये हो गया 0, ये हो गया 5 और ये बन गया 10। अब बताओ क्या बन गया? कोई कमेंट करना चाहेगा? ना बेसिक बफर तो नहीं है बेटा। बेसिक बफर के लिए वीक बेस होना चाहिए। वीक बेस कहाँ देख रहा है बेटा? बेसिक बफर के लिए वीक बेस होना चाहिए। नहीं समझ नहीं पाए आप लोग। चलिए सुनिए सुनिए, सब लोग पागल हो गए, तुम लोग सब पागल हो गए। देखो सुनो सुनो तो, यार 10 मोल से बन गया और 5 मोल NaOH का बच गया। दोनों में रिएक्शन नहीं होगी क्या वापस से? दोनों में रिएक्शन फिर से होगी। अब रिएक्शन होगी दूसरी वाली। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट है दूसरी में, ये हो गया कंज्यूम 0, ये बन गया 5 और ये बन गया 5। यहाँ पे आके रिएक्शन रुकेगी क्योंकि NaOH खत्म हो गया। जब तक NaOH बचा हुआ है तब तक तो रिएक्शन होती रहेगी ना यार। अब रिएक्शन रुक गई क्योंकि NaOH खत्म हो गया। अब क्या करें? अब ये क्या बन गया? ये दोनों कंपोनेंट मिलकर क्या बनाते हैं? कोई कमेंट करना चाहेगा? ये दोनों कंपोनेंट मिलके क्या बना? एसिडिक बफर। एग्जैक्टली एसिडिक बफर बन रहा, बिल्कुल सही बात है। ये एसिडिक बफर ही मिल रहा है मुझे। अब pH इक्वल टू क्या लिखूं? PK2 लिखूं प्लस लोग में नीचे एसिड आएगा। एसिड क्या है 5, सॉल्ट क्या है 5, तो आंसर क्या आएगा? PK2। PK2 मतलब 8। बहुत बढ़िया, आंसर 8 आ गया इसका। समझ आ रही बात यार? देखो ये आपको समझ में आ रहा है क्या क्या? कभी बफर बना, कभी सोल्ट बना। बेटा 2 आएगा, 2 वाला PK2 आएगा। अब क्यों आएगा वो भी देखो, क्योंकि जो बफर बना रहे हैं वो कौन कौन है? ये दोनों है, H2PO4 माइनस और HPO4 माइनस 2। ये कौन कौन सी रिएक्शन में आते हैं? ये सेकंड और थर्ड में आते हैं सर। ये दोनों कौन सी रिएक्शन सेकंड में रहते हैं? ये भी सेकंड में रहता है, ये भी सेकंड में रहता है, दोनों सेकंड स्टेप में रहते हैं ये, इसलिए PK2 लिखा आपने। ये तो समझ आ रहा होगा ना? हाँ बेटा NaH2PO4 देख, रिएक्शन में सबसे पहले मैंने रिएक्शन लिखी ना, मैंने 3 रिएक्शन लिखी। तुम लोगों को 3 रिएक्शन समझ में आई कि नहीं पहले ये बताओ? कि H3PO4 1 by 1 करके, हाँ तो फिर क्या दिक्कत है? तो जब आपको पता है कि दूसरी रिएक्शन में ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं NaH2PO4 और NaOH, अगर पहली रिएक्शन में ये दोनों बच जाते हैं तो रिएक्शन करेंगे ना यार। दोनों में से एक भी नहीं बचा तो रिएक्शन नहीं होगी दूसरी। अगर ये बच गए तो रिएक्शन तो होनी है ना। और जिसने भी बोला NaH2PO4 को आपने एसिड बनाएगा, एसिड नहीं है वो। NaH2PO4 इज एम्पी प्रोटिक, यहां पे एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। चलो तो एक काम करो जल्दी से, है ना, 200 ml मैंने बोला और मुझे बताओ कौन सा केस बनेगा। जल्दी से खुद बताओगे। 200 ml है और कौन सा केस बनेगा आप लोग बताएंगे। कि आंसर क्या आएगा वो तो मैं बता दूंगा, आप मुझे केस बता दो कि सर ये वाला केस बन गया। ये आंसर भी निकाल सकते हो, एक लाइन में हो जाएगा, एक लाइन में हो जाएगा, बहुत आसान है। स्ट्रॉन्ग बेस इन सॉल्ट। बेटा डायरेक्टली आंसर बताओ मुझे अब। ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हार्डली आपको 30 सेकंड लगेगा बस। मैं वेट कर रहा हूँ। एक तो अभी वेट का आंसर नहीं आया है। 21/2। ओके ग्रेट, का बिल्कुल सही है। एग्जैक्टली वेट का भी सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग समझने लग गए। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुम लोगों से। अब इतना चिल्ला रहा हूँ तो कुछ एक्सपेक्ट करना पड़ेगा ना। हाँ गौरंग बिल्कुल सही है बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए
अब देखो बताता हूँ मैं, 21/2 बहुत सही। तो बेटा ये 10 मोल्स था, अरे कलर चेंज करना पड़ेगा, ये 10 मोल्स था, ये 20 मोल्स था, ये तो खत्म हो गया, ये 10 बच गया, ये 10 बच गया, 10 बन गया, फिर से दोनों 10 10 रिएक्ट करेंगे, ये 0 ये 0, ये बन गया 10। अरे क्या बन गया सर, ये वाला बन गया सर, ये तो सोल्ट है सर, ये तो Na2HPO4 एक सोल्ट होता है, बट HPO4 माइनस जहां जहां दिखता है उसका एवरेज लेना पड़ेगा, तो pKa2 प्लस pKa3/2 आएगा, मतलब 8 प्लस 13/2 मतलब 21/2, बिल्कुल सही है, जिसने भी बोला 21/2 बिल्कुल सही है बेटा, बात समझ आ रही है। चेंज करते हैं क्वेश्चन को, 250 ml कर दो, क्या बनेगा? तो 50 ml पे क्या बनेगा? एसिड बफर एग्जैक्टली, ये 10 है, ये 25 है, ये 15 बच जाएगा, ये 0 ये 10 बन गया, तो ये 10 था ये 15 था, फिर से ये 0 हो जाएगा, ये 5 बच जाएगा, ये 10 बन जाएगा, है ना? तो ये बन गया 10, ये 5, ये हो गया 0, ये हो गया 5, ये बन गया 5, तो ये दोनों क्या मिलके क्या बनाएंगे? एसिडिक बफर। पीएच इक्वल टू क्या आएगा? pK3 प्लस लॉग में 1 बनेगा, तो pK3 तो 13 हो गया, ये 13 हो गया आंसर। चलिए 300 ml करो उसको, अब बताइए, हर बार इतना लिखने की जरूरत नहीं है। 300 ml में क्या बनेगा? बहुत बढ़िया सवाल है, 300 ml में क्या बनेगा? ना बेटा, K4 होता ही HPO4 है ना इसके। हाँ सबसे लास्ट वाला केस सोल्ट हाइड्रोलाइसिस में बताया था, हाँ हाइड्रोलाइसिस ऑफ पॉलीवैलेंट आयन, एग्जैक्टली पॉलीवैलेंट सॉल्ट, बहुत बढ़िया। क्या था? अच्छा लास्ट में मुझे बताओ, चलो ये क्वेश्चन अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है एक्चुअली में क्वेश्चन। और ये कितने मोल्स बनेंगे लास्ट में बताओ मुझे? यार बताइए ना, Na3PO4 के कितने मोल्स बन चुके होंगे लास्ट में, ये कितना बनेगा यार? टेन बन चुके ना, ये सोल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बेटा के मिलीमोल्स हैं, मुझे तो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए ना यार, तो कॉन्सेंट्रेशन रुकिए, हाँ रुकिए, देखा मैसेज देखा मैंने, वही ब्रेक हो रहा है, आई नो। अच्छा ये अंदर ये 300 ml मिलाएंगे तो लास्ट में ये 10 मिलीमोल बचेगा, ये क्लियर है क्या सबको? ये 10 मिलीमोल बचेगा, ये क्लियर है कि नहीं, इतना बताओ बस। हाँ ये 10 मिलीमोल है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा? 10 डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना? 100 प्लस 400, नहीं 100 प्लस 300, 400 था सर, 1/40 कॉन्सेंट्रेशन आया, ठीक है। तो यार Na3PO4 क्या है? ये सर एक सोल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का, तो उसका पीएच का फॉर्मूला 1/2 pKw प्लस pKa प्लस log C आता है, बट सर Ka में Ka3 आएगा, क्योंकि पॉलीवेलेंट आयन है ना, लास्ट वाला आएगा। और C का वैल्यू क्या है? C का वैल्यू अभी आपने निकाला 1/40, काम हो गया क्या? समझ में आ गया क्या किया मैंने?
कर लोगे सोल्व आगे तो? अरे यार समझ आया कि नहीं, सिर्फ इतना बता दीजिए। ठीक है बढ़िया। हाँ बेटा गौरांग कोवेलेंट का क्या पढ़ा था? हाँ फॉस्फेट आयन का हाइड्रोलाइसिस पहला रिएक्शन बनेगा KH1। KH1 क्या बनेगा? KW/Ka3। याद है? हाँ भूल नहीं सकते हम, भूलना अलाउ नहीं है। ठीक है हाँ रुक दो। ठीक है तो pH equals to 1 by, so will you add the formula of two cases for today in the table? कौन से केसेस यार, कौन से केसेस है, कौन से केसेस की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। अरे टेंशन मत लो यार, नोट्स अच्छे से बने हुए मिलेंगे आपको, नोट्स की टेंशन मत लो। जो अभी दिख रहा हो ना वो भी लिखा हुआ मिलेगा। नोट्स की क्यों टेंशन लेते हो तुम लोग? आज तक हुआ ऐसा कभी कोई नोट्स नहीं दिया मैंने? बोलने के बाद भी कैसे न कैसे अरेंज करके अलग से तो बता दो कौन बचे। हाँ बोलिए। तो समझ आया था वहां तक क्या? इतना बताओ। देखो वो रिएक्शन बार बार नहीं लिखूंगा यार, वो बार बार लिखने में टाइम लगता है। वो 10 और 350 ml में क्या बचेगा जल्दी आप ही बता दो मुझे लास्ट में। ठीक है या अब मैं चाहूँ तो मैं लिख दूं। NaH बचेगा 5 मिलीमोल और Na3PO4 बनेगा 10 मिलीमोल, बस ये दोनों बचेंगे ना। इतना क्लियर होता है कि नहीं? और कॉन्सेप्ट लगा के खुद कर लोगे ना यार। हाँ लास्ट केस था कौन, ये लास्ट केस कहाँ से आ गया? नहीं, ये केस बनता है जहां पे एक स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट बचा हुआ है, तो क्या करेंगे? सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नेग्लिजिबल, खत्म, जीरो। हाँ 350 था ना? हाँ 350 था, 350 वाला ही है। तो सिर्फ NaOH, क्योंकि मैंने बोला ना यार स्ट्रॉन्ग बेस बहुत सारा पीएच चेंज करेगा और सॉल्ट बहुत कम करेगा, तो सॉल्ट को भगा दो, हटा दिया। NaOH के मोल्स कितने होंगे कोई बताएगा? NaOH के मोल्स, NaOH के मोल्स होंगे 5 मिलीमोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ओवर 50, 1/90 हो गया ये। तो पीओएच कितना मिलेगा? पीओएच मिलेगा माइनस लॉग ऑफ 1/90। सॉल्व करो, आ जाएगा 1.94 के आसपास। तो पीएच कितना हो जाएगा? 14 माइनस 1.94 मतलब ये हो गया 12.06 आ गया, खत्म हो गया। ये पीएच मिल गया। समझ आ रही बात? ये पॉइंट समझ आएगी तुम इतना बताओ बस। ठीक है देखो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से मैं पूछ लेता हूँ, अभी मन कर रहा है पूछ ही लेते हैं। सॉल्व करना और बताना कि 5 मोल NaOH जो था, ठीक है, उसमें मैंने सॉरी 10 मोल NaOH जो था उसके अंदर मैंने 5 मोल एसिटिक एसिड ऐड किया। इस सॉल्यूशन का पीएच निकालो। ठीक है और ये ध्यान में रखते हुए कि Ka जो है एसिटिक एसिड का और 10⁻⁵ है। जल्दी बताओ। ठीक है
तो रुको रुको रुको, थोड़ा चेंज करने दो, अजीब हो जाएगा। इसको 5 कर लो, उसको 10 कर दो, अब आसान रहेगा। हाँ अब ठीक है, अब सोल्व करो। बताइए, सोल्यूशन का pH 5 मिलेगा पक्का? आपको 5 आया, बहुत बढ़िया, बहुत सही है। समझ गए ना? अल्टीमेटली एक 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 स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को मिलाया तो ये दोनों मिलके बफर बना लेंगे। जो डेटा मैंने दिया है ना, उस डेटा पे बफर बनेगा। अब देखो डायरेक्टली दिख रहा है कि बफर बनेगा? नहीं ना। आपको क्या उसने बफर बना के दिया है? नहीं, आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जिसमें बफर बन रहा है, ये आपने निकाला कि यार रिएक्शन होगी और बफर बनेगा। अच्छा, दोनों के मोल्स 5-5 होते तो क्या बनता? कमेंट कीजिए। दोनों के मोल हाइड्रोलाइसिस सॉल्ट बनता। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला बहुत सही है, वेद बिल्कुल सही बोल रहा है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बनता, उसका केस लगा के आंसर निकाल लेते। ध्यान से सुनना, सॉल्ट वाले फॉर्मूले में कॉन्सेंट्रेशन आता है, कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए माइंड यूज करेंगे अपना, टोटल मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम, क्योंकि दो कंपोनेंट को ऐड कर रहा है। एक से 100 ml मान लो, दूसरे से 100 ml आया, तो लास्ट में कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम 200 ml रखना पड़ेगा। तो अलर्ट रहेंगे थोड़ा, ठीक है। चाहिए, क्लियर हुआ क्या? हाँ या ना बोलो, जल्दी बोलो। ठीक है, बढ़िया। हाँ, एक मिनट रुकना। अब एक थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं। जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो है बफर कैपेसिटी। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटेट, पता नहीं क्या पूछ रहा है। बफर कैपेसिटी की बात करते हैं बेटा। बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है मोल्स ऑफ एसिड या फिर बेस एडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच। अब आप बोलेंगे सर बफर में तो पीएच चेंज ही नहीं होता। होता है बेटा, थोड़ा सा होता है, जितना भी हो रहा है उसी की बात करेंगे। बफर कैपेसिटी क्या है? मोल्स ऑफ एसिड या बेस एडेड डिवाइड बाय डेल्टा पीएच। तो बफर कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन पीएच। अगर पीएच में चेंज ज्यादा है तो फिर किस काम का बफर? जब पीएच में चेंज ज्यादा हो तो किस काम का बफर? बहुत ही खराब बफर है वो, घटिया एकदम, राइट। तो बफर कैपेसिटी कम होगी। अगर पीएच चेंज ज्यादा है तो बफर कैपेसिटी कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। उस बफर का कैपेसिटी नहीं है कुछ, वो पीएच को चेंज होने दे रहा है, तो वो किस काम का बफर है? कुछ नहीं है। अगर पीएच चेंज कम है तो अच्छा बफर है, बफर कैपेसिटी ज्यादा होगा। ये बात मुझे समझ आती है ना? पक्का समझ आती है? ठीक है, अब मेरी बात सुनो। आपने क्या किया, बफर बनाया एक, इसका एसिटिक एसिड और इस सॉल्ट का बफर बनाया। इसका ए मोल था, इसका कॉन्सेंट्रेशन ए था, इसका सी था। एक बफर बनाया, अभी मान लो अभी के लिए एक बफर बनाया। और थोड़े स्मार्ट तो है ही हम, तो इस बफर में हमने क्या किया, बाहर से NaOH डाल दिया। कितना? थोड़ा सा, डेल्टा बी मोल। तो डेल्टा बी मोल रिएक्ट किसके साथ करेगा सर? वो तो एसिड के साथ ही रिएक्ट करेगा, क्योंकि बेस आपने ऐड किया है। और डेल्टा बी मोल है, मतलब आप बोल रहे हो कि कम है, कम है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा सर, ये तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ये ए माइनस डेल्टा बी रहेगा। और इधर जो क्या बनेगा, इधर सॉल्ट है सर, सॉल्ट ऑलरेडी सी मोल तो था ही, सी प्लस डेल्टा बी बन जाएगा। ठीक, तो पहले भी बफर था, बाद में भी बफर, पहले भी बफर ही था ना बेटा, ये तो अभी बाद में भी बफर ही है। तो पहले जब बफर था
तो पहले इनिशियल पीएच कितना था, इनिशियल पीएच कैसे निकालोगे, आप बोलोगे ना सर पी के ए प्लस log सी बाई ए, और फाइनल पीएच मतलब डेल्टा बी ऐड करने के बाद ये दोनों है, तो क्या आएगा पी के ए प्लस log एसिड में आएगा ए माइनस डेल्टा बी और ऊपर आएगा सी प्लस डेल्टा बी, ये आएगा इनिशियल पीएच और फाइनल पीएच। डेल्टा पीएच निकालना मतलब फाइनल में से इनिशियल पीएच माइनस करना है। अरे फाइनल में से इनिशियल पीएच माइनस करोगे तो पीके से पीके कैंसिल हो जाएगा, और ये पूरा पूरा इस log में से ये वाला log माइनस करोगे तो log ए माइनस log बी क्या होता है, log ए बाई बी होता है ना, वो वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि अगर आपको सर डेल्टा पीएच निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है, तो फाइनली बचेगा log ऑफ सी प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाय ए माइनस डेल्टा बी माइनस में log सी बाई ए बचेगा। सॉल्व कर लो इसे, log में आया सी प्लस डेल्टा बी बाय सी आया डिवाइड बाय ए माइनस डेल्टा बी बाय ए आया। इतना समझ आ गया होगा है ना। एक स्टेप अगर मैं स्किप भी कर दिया मैंने तो मुझे लगता है कि समझ में तो आपको आ ही जाएगा। ये बना बेटा log में 1 प्लस डेल्टा बी बाई सी माइनस ये बनेगा log में 1 माइनस डेल्टा बी बाई सी। देख लो आराम से देख लो, आराम से देखो क्या मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर दूं कर भी सकता हूँ मैं, गलती भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, हो जाए तो बता देना। ठीक चल रहा है यहाँ तक, ठीक है करेक्ट है बढ़िया। अच्छा log को ln में कन्वर्ट करना है तो क्या किया जाएगा, ln को log में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे log को ln में करना है तो सर 2.30 से डिवाइड करेंगे, बहुत बढ़िया 2.303 से डिवाइड कर दो सर पूरे को, और इसको बोल दो ln ऑफ 1 प्लस डेल्टा बी बाई सी माइनस ln ऑफ 1 माइनस डेल्टा बी बाई सी। ये क्यों कर रहा हूँ मैं इतनी मेहनत, एक एक्सप्रेशन आपको बताना है, अभी याद तो नहीं होगा आपको, ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है बेटा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स फोर बाई 4 प्लस एक्स 5 बाई 5 एंड सो ऑन। कहाँ पे a आएगा, हाँ हाँ डेल्टा बी बाई ए, थैंक यू ठीक है बेटा। ये 1/2.303 तो था ही, ln 1 प्लस एक्स हो गया ना, ये एक्स हो गया मेरे सामने, यहाँ पे ये एक्स हो गया, ये वाली टर्म्स ना एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये सब नेगलेक्ट करनी है आपको, क्यों, क्योंकि डेल्टा बी बाई सी, डेल्टा बी बहुत कम है, आपने बोला ना डेल्टा बी स्मॉल अमाउंट है, बहुत कम अमाउंट है डेल्टा बी, अगर डेल्टा बी कम है तो उसका स्क्वायर तो और भी कम होगा, तो स्क्वायर वाली टर्म उसके बाद वाली टर्म नेगलेक्ट कर दो, तो ln 1 प्लस एक्स इज नथिंग बट ln 1 प्लस एक्स इज नियरली इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो ये जो पूरा था 1 प्लस एक्स, इसकी जगह क्या लिखोगे डेल्टा बी बाई सी माइनस इसकी जगह क्या लिखोगे माइनस डेल्टा बी बाई ए, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कहानी आ गई। यहाँ तक ये समझ आया क्या, इतना बता दो। डेल्टा पीएच ठीक है, तो बेटा डेल्टा पीएच जो है वो बन गया, डेल्टा बी कॉमन लिया डिवाइड में 2.303 है, वो बन गया ए प्लस सी डिवाइड बाय ए सी, ए इंटू सी, ठीक है इतना तो मुझे समझ आ गया। एक बात बताओ, यहाँ से डेल्टा बी और पीएच का रेशियो निकालो, डेल्टा बी बाय डेल्टा पीएच क्या मिलेगा, मिलेगा 2.303 ए इंटू सी डिवाइड बाय ए प्लस सी, मिल गया ना। अरे ये तो बफर कैपेसिटी है यार, ये तो बफर कैपेसिटी है, याद है कि नहीं है कि कितना मोल ऐड किया डिवाइड बाय चेंज इन पीएच, ये तो बफर कैपेसिटी है, तो बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला आ गया 2.303 ए इंटू सी डिवाइड बाय ए प्लस सी, मतलब एसिड का कंसंट्रेशन इनटू सॉल्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय एसिड प्लस सॉल्ट का कंसंट्रेशन। अभी एक बात पे ध्यान रखना, पीछे चलते हैं थोड़ा, हाँ किसी भी पॉइंट पे रिएक्शन के किसी भी पॉइंट पे एसिड और सॉल्ट के कंसंट्रेशन का एडिशन ए माइनस डेल्टा बी प्लस सी प्लस डेल्टा बी, क्या ए प्लस सी ही रहेगा, अगर स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन दोनों का ए प्लस सी था, बाद में भी बीच में भी ए प्लस सी आ रहा है, किसी भी टाइम पे कंसंट्रेशन जो है एसिड और सॉल्ट का, उस कंसंट्रेशन का सम जो है वो ए प्लस सी ही रहेगा, मतलब वो कांस्टेंट है, वो चेंज ही नहीं हो रहा यार। जब चेंज नहीं हो रहा है तो आप बोल दीजिए ना कि सर ए प्लस सी इज इक्वल टू, उसको कांस्टेंट मान लीजिए, मान लो ना कांस्टेंट, तो ये क्या बन जाएगा 2.303 नीचे आ गया कांस्टेंट,
ए तो ठीक है, सी को क्या लिखोगे, सी को लिखोगे के माइनस ए, मतलब एक ही वेरिएबल आना चाहिए, बाकी वेरिएबल हटा दिए मैंने। के कांस्टेंट है, एक ही वेरिएबल है, वो क्या है ए, मतलब एसिड, सॉल्ट भी हो सकता था। एक्सप्रेशन क्या है फिर से लिख रहा हूं मैं, एक्सप्रेशन आया बेटा डेल्टा बी बाय डेल्टा पी एच इज इक्वल्स टू 2.303 ए इंटू के माइनस ए डिवाइड बाय के। ठीक है, यही बफर कैपेसिटी है, बफर कैपेसिटी। अब बफर कैपेसिटी मैक्सिमम कब होती है इसकी बात करेंगे हम, कि यार बफर कैपेसिटी मैक्सिमम मतलब बहुत ही बढ़िया बफर है, इतना अच्छा बफर है कि पीएच को चेंज ही नहीं होने देता वो। बफर कैपेसिटी कम मतलब बहुत घटिया बफर है, पीएच चेंज हो जाता है। पहले तो ये देखो कि ये बफर कैपेसिटी मैं ग्राफ बना लेता हूं, बफरिंग कैपेसिटी बोल सकते हैं, और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ए में ग्राफ बना रहा हूँ। ये ग्राफ देखने से क्या लग रहा है, कैसा इक्वेशन है, ए इंटू के माइनस ए कैसा है, ये तो क्वाड्रेटिक है, और कॉफिशिएंट ए स्क्वायर का नेगेटिव है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा मैं बना देता हूँ, कुछ इस तरीके से आएगा। तो मैक्सिमम पहुंचा कहीं ना कहीं पे, ऑब्वियस सी बात है क्वाड्रेटिक मैक्सिमम पहुंचेगा, मतलब बफर कैपेसिटी मैक्सिमम तो होगा। अरे बफर कैपेसिटी, इसको ये बफर कैपेसिटी को y मान लो थोड़ी देर के लिए, आपको निकालना है y का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, तो y का वैल्यू मैक्सिमम के लिए क्या करोगे, dy बाय डी ए इज इक्वल टू 0 करोगे, है ना, स्लोप 0 होना चाहिए ना a के रिस्पेक्ट में। तो टू, अरे यार समझ ही पा रहे हो कि नहीं मुझे ये नहीं पता चल रहा, डी बाई डी ए, वाई की जगह क्या लिखा 2.303 ए इंटू के माइनस ए बाय के, हाँ एग्जैक्टली, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, भगा दो इसको, क्या बचेगा, अंदर बच रहा था ए के माइनस ए स्क्वायर, इसका ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था बेटा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा के माइनस 2a इज इक्वल टू 0, मतलब अल्टीमेटली क्या आया वो सुनना, ए का वैल्यू आया के बाई 2। वाओ, अगर a के बाई 2 है, आपको पता है कि a प्लस सी इक्वल टू के होता है, इसका मतलब c भी के बाई 2 है, और भी बढ़िया बात है, मतलब मैक्सिमम बफर कैपेसिटी के लिए एसिड और उसका जो कॉन्जुगेट बेस है दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होना चाहिए। अगर एसिड और कॉन्जुगेट बेस दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गया, तो एसिडिक बफर का मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी क्या होगा, सिर्फ पीके होगा, क्योंकि लॉग सोल्ट बाय एसिड तो 1 हो गया, और बेसिक बफर के लिए पीओएच क्या होगा, पीके भी होगा। ये तो बात समझ आ रही है ना, मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी के लिए पीएच ऑफ एसिडिक बफर इज इक्वल टू पीके, क्योंकि सोल्ट बाय एसिड तो सेम कॉन्सेंट्रेशन होगा दोनों का, तो log 1 मतलब 0। अरे यार समझ आ रही है क्या, एग्जैक्टली अब मुझे याद है शायद जानवी ने क्वेश्चन पूछा था कि पीएच चेंज नहीं हो रहा कब नहीं, चलो एक बार गौरांग तुम्हारे डाउट पे आ जाते हैं, a इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू के बाई 2 आया ना यार, कब आया, हाँ मैं आता हूँ, जब मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी था। तो एसिडिक बफर के लिए पीएच का फॉर्मूला क्या होता है यार, पीके प्लस log सोल्ट बाय एसिड ना, एसिड बाय सोल्ट, बेटा दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो क्या बना, सिर्फ पीके, खत्म। एसिडिक बफर के लिए मैक्सिमम, कोई पूछ ले एसिडिक बफर का मैक्सिमम बफर कैपेसिटी बताओ, आप बोलोगे पीके, खत्म हो गया। बेसिक बफर के लिए पीके भी, एसिडिक बफर के लिए कब तक सॉल्यूशन बफर रहता है, जब तक x माइनस और hx का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका रेशियो 1/10 से लेकर 10 के बीच में है, तब तक वो बफर रहेगा। इससे थोड़ा आगे पीछे हो गया तो बफर की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी फिर उसमें। एसिडिक बफर के लिए ऐसा होता है, एग्जैक्टली बेसिक बफर के लिए भी ऐसा होता है। अगर मिनिमम लिमिट रखोगे तो पीएच का फॉर्मूला क्या आएगा, पीके -1, मैक्सिमम लिमिट रखोगे तो क्या आएगा, पीके +1। तो पीएच का वैल्यू कहां से कहां तक हो गया, पीके -1 से पीके +1 तक एसिडिक बफर के लिए। वैसा ही बेसिक बफर के लिए भी आता है बेटा, उसके लिए भी पीओएच का वैल्यू कहां से कहां तक आएगा। अच्छा उसके लिए भी बता देता हूं कि वहां पे भी ये बोला जाता है कि बेस और
सोल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका रेशियो 1/10 से 10 के बीच में रहेगा ना, तब तक वो बफर है। बेटा माना गया है ये हाउ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो यहाँ पे फालतू। ये किसी ने पूछा कि सर कौन कौन से डेटा को आप ये मानेंगे, मैंने बोला 1/10 से 10 के बीच का जो रेशियो है उसको मानेंगे कि बफर रहेगा। अगर ये रेशियो इससे बाहर आता है तो बफर की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी उसमें। सिंपल, इसमें हाउ का कोई आंसर नहीं है ना। तो यहाँ पे पीओएच जो है, पीओएच का रेंज क्या आएगा, पीकेबी -1 से लेके पीकेबी +1 तक आएगा। 1/10 रखोगे तो -1 आएगा, 10 रखोगे तो +1 आएगा। समझ आ रही है बात? बात समझ आ रही है क्या? रुको, एसिडिक बफर के बारे में हाँ, ये जो डेरिवेशन जो भी किया है ना, ये तभी है जब स्मॉल अमाउंट ऐड कर रहे हैं यार। देखो यार, एक बफर कब तक बफर रहेगा, जब तक आप स्मॉल अमाउंट में ऐड कर रहे हैं यार। आप लार्ज अमाउंट में ऐड कर दोगे फिर वो चेंज हो जाएगा यार। तभी बफर कैपेसिटी में डिफाइन कर रहा हूँ, मैं बफर कैपेसिटी पढ़ा रहा हूँ, तो बफर कैपेसिटी इज डिफाइन फॉर बफर सॉल्यूशन। वो बफर ही रहना चाहिए। वो बफर तभी रहेगा जब थोड़ा सा एसिड ऐड करेंगे या थोड़ा सा बेस ऐड करेंगे, ज्यादा नहीं ऐड कर सकते। हमने सीखा है, आज ही सीखा ये, ठीक है। एग्जैक्टली देखो, ये आप जो बोल रहे हो ना, स्मॉल अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बफर कंपोनेंट, राइट। जो भी बफर कंपोनेंट है ना, उसका रेशियो जो है ना 1/10 से 10 के बीच में है ना, तो वो स्मॉल अमाउंट है। वो 1/10 से 10 के बीच में है तो स्मॉल अमाउंट नहीं, 1/10 से 10 के बीच में अगर आ रहा है ना, तब तक वो बफर रहेगा। अब आपने कुछ भी ऐसा एसिड या बेस ऐड कर दिया, एसिड या बेस ऐड कर दिया जिससे ये रेशियो 1/10 से 10 के बीच में नहीं आया, इससे बाहर चला गया, तो आप बोलेंगे कि जो भी ऐड किया ना वो ज्यादा ऐड कर दिया, जो भी ऐड किया वो ज्यादा ऐड कर दिया। समझ रहे बात आप? हाँ, इस तरीके से बोलेंगे। चलो तो थोड़ा और समझो फिर, यहाँ तक पहुंच ही चुके हैं तो। एसिडिक बफर ये रिएक्शन करता है इस तरीके से, सी में से सी अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा, एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फा। एक बार बताओ, डाइल्यूट करने पे क्या होता है? बताया था ना, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा कम होता है और अल्फा थोड़ा सा बढ़ता है, मतलब सी अल्फा कम होगा। सी अल्फा कम मतलब एच प्लस कम होगा, मतलब पीएच बढ़ेगा। यार एसिडिक बफर को डाइल्यूट करने पे पीएच बढ़ता है। थोड़ा सा डाइल्यूट करोगे पीएच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा डाइल्यूट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा वाटर ऐड करने पे बफर चेंज नहीं करता अपनी प्रॉपर्टी को। बफर की प्रॉपर्टी यही है कि वो पीएच चेंज नहीं होने देता। बट बहुत ज्यादा वाटर ऐड कर दोगे तो फिर तो पीएच चेंज होना ही है। कैसे चेंज होगा? अगर एसिडिक बफर है तो डाइल्यूट करने पे पीएच इंक्रीज होता है। आइडिया लगता है थोड़ा इससे। और अगर बेसिक बफर है, जहां पे OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फा आता है, वहां पे सी कम होगा, अल्फा थोड़ा सा बढ़ेगा, सी अल्फा ओवरऑल कम होगा, OH माइनस कम होगा, H प्लस बढ़ेगा, पीएच कम होगा। बेसिक बफर में बहुत ज्यादा वाटर मिलाने पे पीएच कम हो जाता है। बेसिक बफर में बहुत ज्यादा वाटर मिलाने पे पीएच क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। यार बात समझ आ रही है क्या? मुझे इतना बताइए। ठीक है, तो ये बफर वाला पार्ट समझ आया कि नहीं? मतलब बफर वाला पार्ट है मजेदार ना। इनिशियल पीएच ऑफ एसिड देन इट बिकम्स 9। ये क्या बोल रहा है कौस्तुभ?
8 से 9 हो जाएगा। इतना चेंज हो गया बेटा, ये तो बहुत ज्यादा चेंज है। 8 से 9 होना, 8 से 9 होना तो बहुत ज्यादा चेंज है। बफर बफर ही नहीं रहा फिर वो तो। बेटा वाटर एडिशन पे तुम लोग पागल हो गए यार। अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, एक क्वेश्चन कराया था ना, 10 टाइम्स डाइल्यूट करने पे क्या हुआ था? कुछ नहीं, कुछ नहीं, जीरो। 10 की पावर 4 टाइम्स डाइल्यूट करने पे चेंज आएगा। तो डाइल्यूट करने का भी मीनिंग है, बहुत कम डाइल्यूट करोगे फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा डाइल्यूट करने पे चेंज आएगा। अब थोड़ा सा डाइल्यूट करने पे फर्क पड़ गया तो फिर बफर किस काम का वो। चलिए ये तुम लोगों का ना टेंशन दूर करने के लिए, वो जो क्वेश्चन था ना जहां पे मैंने 10 टाइम्स से डाइल्यूट किया था, उस क्वेश्चन को एक अलग तरीके से सॉल्व करता हूं, जहां पे हम उसको 10 टाइम्स नहीं, 10 की पावर 4 टाइम्स डाइल्यूट कर दे, तो क्या सीन क्रिएट होगा वहां पे, उसको समझ लेते हैं, फिर आपके छोटे मोटे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा ना? चलिए तो वो जो क्वेश्चन था वही बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन था क्या एक्चुअली में, फॉर्मिक एसिड था, उसका 1 मोल था, 1 लीटर, मतलब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर था उसका स्टार्टिंग में, और उसके सोल्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ही था। और 10 की पावर 4 टाइम्स डाइल्यूट कर दोगे तो पीएच बताओ। क्वेश्चन ये है, इसको 10 की पावर 4 टाइम्स डाइल्यूट कर दोगे तो आफ्टर डाइल्यूशन क्या कॉन्सेंट्रेशन बचेगा? 10 की पावर -4 ना। इसका इसका भी 10 की पावर -4। कॉन्सेंट्रेशन सेम है दोनों का। आप बोलोगे सर पीएच इक्वल टू पी के, अरे फॉर्मूला कैसे लगा दें यार, डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लगा दें? फॉर्मूला तो ये मान के बनाया गया है कि अल्फा नेग्लिजिबल है। कैसे नेग्लिजिबल है? कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है इसका, तो अल्फा कैसे नेग्लिजिबल होता है? नहीं होगा। सॉल्व करेंगे, प्रॉपर मेथड से सॉल्व करेंगे। सर ये सोल्ट था, सोल्ट ने एनायन बनाया, सोडियम प्लस बना, और सर वीक एसिड था, वीक एसिड ने क्या किया? एनायन बनाया और H प्लस। पहले क्या बोलेंगे? सर 10 की पावर -4 था, पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, 10 की पावर -4 बना, 10 की पावर -4 बना। सर ये भी 10 की पावर -4 था, उसमें x डिसोसिएट हुआ, x बन गया, x बन गया। थोड़ा ऐड कर देते हैं, यहाँ पे x प्लस 10 की पावर -4, यहाँ पे x हो गया। ठीक है सर। सर k जो आया सेकंड इक्वेशन से वो अब मिलेगा x प्लस 10 की पावर -4 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4 माइनस एक्स हो गया, और k का वैल्यू 10 की पावर -4 है इसका। याद होगा? तो याद नहीं तो बता देता हूँ। सॉल्व करेंगे यहाँ से, क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, कोई नेग्लिजिबल नहीं मानेगा, क्योंकि 10 की पावर -4 बेटा बहुत कम है ऑलरेडी। कैसे x माइनस कर देंगे उसमें से यार, कैंसिल कर देंगे? नहीं करेंगे। सॉल्व करोगे ना, चलो कर ही लेते हैं, आ ही गए थे यहाँ तक। एक्स स्क्वायर प्लस 10 की पावर -4x हो गया, इज इक्वल्स टू 10 की पावर -8 माइनस 10 की पावर -4x हो गया। ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 की पावर -4x हो गया, माइनस 10 की पावर -8 इक्वल टू 0। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, सॉल्व करना है इसे। क्या आंसर आएगा जो भी है, एक्स का वैल्यू जो भी आए, एक्स का वैल्यू पता चला है आपको, जो एक्स है वही एच प्लस है बेटा, तो पीएच क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ एक्स। और निकाल के देखना, सॉल्व करके देखना कि 10 की पावर 4 टाइम्स डाइल्यूट करने पे पीएच चेंज आया कि नहीं, कितना आया वो भी देखना, बताना मुझे। सॉल्व करके भेजोगे मुझे ग्रुप पे, पर्सनली भेजना कि क्या सॉल्व किया तुमने, क्या आंसर आया, पहले कितना पीएच था और 10 की पावर 4 टाइम्स डाइल्यूट करने पे पीएच कितना आया। आपको पता चलेगा कि बहुत बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा यार, इतना चेंज की वो बफर नहीं है। हम बोलेंगे कि वो बफर नहीं है, बट 10 टाइम्स डाइल्यूट करने पे भी, मैंने डायरेक्टली बोला, आप 10 टाइम्स डाइल्यूट करने पे भी ऐसे ही सोल्व करो, क्वाड्रेटिक सोल्व करो और देखो 10 टाइम्स डाइल्यूट करने पे पीएच में चेंज ज्यादा नहीं दिखेगा। तो जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो ये मैं ऐसा हवा में नहीं बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन से उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ। तो जो बोल रहा हूँ उसको याद रखो सीधा यार। ये आप क्वाड्रेटिक सोल्व करने नहीं बैठे हो एग्जाम में, कुछ सोच के बोल रहा हूँ ना मैंने बोला कि वो रेशियो 1/10 से 10 के बीच में होगा तो ठीक है, मान लो कि बफर ही रहेगा। अब उसमें तुम लोग पूछ रहे हो कैसे, इस चैप्टर में कैसे का कोई सॉल्यूशन नहीं है, कैसे का कोई आंसर ही नहीं है, सब ऑब्जर्वेशन है बेटा। शॉर्टकट बताए जा रहे हैं आपको, सिखा रहे हैं, ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे बता रहा हूँ मैं, ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, कैसे का कोई जवाब नहीं है इसमें।
कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ इनिशियल पीएच 4 ही था, इनिशियल पीएच तो 4 ही होगा, सही बात है। और अभी पीएच कितना होगा ये भी निकाल के एक बार, अभी टाइम है तो निकाल लो यार, 4-5 मिनट है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, बताओ सॉल्व करो, जिसके पास केएलसी है जल्दी से सॉल्व करो, बता दो मुझे जानना है कि आंसर क्या आ रहा है यार एक्चुअली में। ये आपका बफर भी खत्म हो गया आज, ठीक है। उसके बाद जो है इंडिकेटर बचा हुआ है, टाइट्रेशन बचा हुआ है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बचा हुआ है, हो जाएगा वो भी, है ना। इस चैप्टर में जो सोचने वाला पार्ट आता है ना वो बफर तक आता है। बफर अच्छा, बफर में क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया आपको पता चला ना कि बफर डायरेक्टली बना हुआ नहीं है, बन जाएगा बीच में, कभी कंपोनेंट मिला है तो सॉल्ट बन जाएगा, कभी वीक एसिड बन जाएगा, कभी बफर बन जाएगा, कभी एमपी प्रोटीक एनायन बन जाएगा, ये सब सोचना है हमें। और एक बफर सॉल्यूशन में भी थोड़ा थोड़ा ऐड करने पे क्या क्या फर्क पड़ता है वो भी देखा हमने। एसिड ऐड किया तो क्या हुआ, बेस ऐड किया तो क्या हुआ, अरे वाटर ऐड किया तो क्या हुआ, सिर्फ 10 टाइम्स डाइल्यूट किया तो क्या हुआ, 10 की पावर 4 टाइम्स डाइल्यूट किया तो क्या हुआ, राइट। पॉसिबिलिटीज है। एक बार इसका सॉल्व 4.086, चलिए 4.38। अच्छा मुझे एक्स का वैल्यू बताओगे, मैं एक्स का वैल्यू मुझे पता चले मैं बता दूंगा कि आंसर क्या आएगा। व्हाट इज एक्स? 4 10 10 माइनस 4 इंटू 0.414, हाँ 0.414 ना, 0.414 मतलब 4.14 इंटू 10 की पावर माइनस 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अब निकालो पीएच, क्या सही है एक बार चेक करके बताओ, यहाँ से पीएच निकाला कितना है, क्या 4 पॉइंट किसी ने अर्शित ने बोला 4.382, क्या 4.382 सही है, हाँ ठीक है चलिए 4.382 सही है। एक काम करेंगे आप लोग, मैंने 10 टाइम्स डाइल्यूट किया था ना, तो 10 पावर माइनस 1 बन रहा था, यहाँ 10 पावर माइनस 1 आएगा, 10 पावर माइनस 1, इक्वेशन क्या बन जाएगा, चेंज होगा थोड़ा। 10 की पावर माइनस 1 10 टाइम्स डाइल्यूट किया था ना, तब भी आप इसी तरीके से सोल्व करो, 10 टाइम्स डाइल्यूट करने पे इसी तरीके से सोल्व करो, एक्स का वैल्यू निकालो, पीएच निकालो और मुझे बताना कि वो पीएच कितना आएगा, आप खुद करेंगे सोल्व, तभी जाके क्लियर होगा। और देखना कितना पीएच आ रहा है, वो 4 के कितना क्लोज है और ये 4 से कितना दूर है, ये क्लियरिटी पता चलेगा आपको। 4.38 इज नियरली 4.4, यार 4 से 4.4 चेंज हो गया, ये तो बहुत ज्यादा चेंज है पीएच में, मजाक थोड़ी चल रहा है। 4 से 4.4 है तो बहुत ज्यादा चेंज है, तो फिर ये बफर किस काम का, बफर नहीं था ये, एक्चुअली में बफर रहा ही नहीं है। आपने 10 की पावर 4 टाइम्स डाइल्यूट किया, वो बफर नहीं है, कुछ और बन गया। बट अगर आपने सिर्फ 10 टाइम्स डाइल्यूट किया तो वो बफर का बफर ही रहेगा। क्या बोल रहा है, विदाउट कैलकुलेटिंग वी कैन ऐड 0.3 इन 4, कैसे 0.3 कैसे ऐड कर देगा बेटा, ओ ना, कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करो, सॉल्व करो। इक्वेशन क्या बनेगा बोल देता हूँ तुम लोगों को, ये बनेगा ना यार, इतना सिंपल सा इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करना तुम लोग, ठीक है, फालतू बात कोई नहीं करेगा, बस जब बोल रहा हूँ सॉल्व करना है तो सॉल्व करना है, खत्म। 10 की पावर माइनस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 4, यहाँ से एक्स निकालोगे, पीएच निकालोगे यहाँ से, और 11 बजे दूसरा क्लास स्टार्ट होगा, उससे पहले मुझे सॉल्यूशन चाहिए। ये वाला मतलब 10 की पावर 4 टाइम्स डाइल्यूट किया और 10 टाइम्स डाइल्यूट किया, दोनों का कंपैरिजन मुझे दिखना चाहिए सॉल्यूशन में, और सब भेजेंगे मुझे, दोनों का कंपैरिजन मुझे सॉल्यूशन की फॉर्म में चाहिए। मैं जिसका नहीं आया ना उसका नाम लिख के सीधा कंप्लेन जाएगा, पहले बोल रहा हूँ मैं, मुझे दोनों का कंपैरिजन चाहिए और मुझे देखना है एक्चुअली में कि पीएच कितना चेंज होता है 10 टाइम्स डाइल्यूट करने में, 10 की पावर 4 टाइम्स डाइल्यूट करने में, समझ में आ रही बात। तो ये एक छोटा सा काम था जो भी हमारा हो गया आज की क्लास में, अब मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट रहेगा किसी को, है ना, ठीक है।
क्लियर होता है। क्या करना है आपको, हाफ एन आवर का टाइम है, एक पेज में दोनों को कंपेयर करते हुए सॉल्व करना है और भेजना है मुझे। ये तो मैंने सॉल्व कर ही दिया, इसका तो आंसर छाप देना सीधा, कॉपी पेस्ट। बट 10 की पावर -1 वाला खुद सॉल्व करना है, एक्स मुझे बताना, पीएच निकाल के मुझे बताना कि सर इतना इतना डिफरेंस आ रहा है। समझ में आ रही बात? हाँ या ना? सिंपल, सिर्फ यस या नो बोलना है। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं फिर वेडनेसडे को। ओके, x इक्वल टू 0। ये बेटा x इक्वल टू 0 आ गया क्या? 0 मत बोल यार, नियरली 0 आएगा ऐसे बोल। x इक्वल टू 0 मत बोल, देख इक्वल टू 0 नहीं, ऐसे बोल कि सर x 0 को अप्रोच कर रहा है, ऐसा कुछ अप्रोक्सीमेट मत कर। तूने क्वाड्रेटिक सॉल्व किया क्या? बिना क्वाड्रेटिक सॉल्व के अप्रोक्सीमेट किया क्या? क्वाड्रेटिक सॉल्व कर, मैं बोल रहा हूँ क्वाड्रेटिक सॉल्व कर तो कर, कैलकुलेटर से कर भले। देखो यहाँ कंपटीशन नहीं चल रहा है, यहाँ पे मैं आपसे अप्रोक्सीमेट, मैं आपकी स्मार्टनेस चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 10 टाइम्स डाइल्यूट करने पे और 10 की पावर 4 टाइम डाइल्यूट करने पे एक्चुअल डिफरेंस कितना आता है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो अगर ऐसा फंस गए हो तो तुम लोग। देखो क्वाड्रेटिक तो बनने वाला है, ये तो क्लियर है, अगर फंस गए हो तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो यार, एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा। मैं तो क्लैरिटी के लिए पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, ये तुम लोगों की क्लैरिटी के लिए, मुझे तो क्लियर है ऑलरेडी कि क्या होने वाला है। ठीक है, और स्मार्टनेस चेक नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कि सर एक्स स्क्वायर एक्स को नेगलेक्ट करके आंसर निकाले, नहीं, खुद बोल रहा हूँ कैलकुलेटर से सॉल्व करो, आंसर बताओ मुझे एग्जैक्टली, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे डिफरेंस आ रहा है, कैसे एक सॉल्यूशन बफर का बफर रहेगा और बफर चेंज हो जाएगा जब बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दोगे। तो ये बात बताना चाहता हूँ बस मैं तो। बात समझ में आ रही है सबको? एक बार जल्दी से हाँ या ना लिखो फिर चलते हैं। कैन यू प्लीज टेल अगेन हाउ टू सेंड यू आंसर? ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको करना क्या है बेटा, इस तरीके से दो पार्ट बनाने। एक बार 10 टाइम्स डाइल्यूट किया था तो फॉर्मिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -1 था और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -1 था। और जब से 10 की पावर 4 टाइम्स डाइल्यूट किया तो 10 की पावर -4 था, ये भी 10 की पावर -4 था। इक्वेशन क्या बन रहा है? x प्लस 10 की पावर -1 इंटू एक्स डिवाइड बाय, ये क्या था यार, यहाँ पे क्या आ रहा था? 10 की पावर -4 था ना, बताइएगा क्या आ रहा था वहां पे? x प्लस 10 की पावर -4 और -4 डिवाइड में क्या आ रहा था? x माइनस 10 की पावर -1 ना। सब लोग पागल हो गए तुम। 10 की पावर 1 माइनस एक्स, हाँ, तो बेटा ये बनेगा यहाँ पे 10 की पावर 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये सॉल्व करना है आपको, मैं लिख ही देता हूँ क्या सॉल्व करना है। यहाँ पे 10 की पावर -4 माइनस एक्स हो गया, यहाँ से एक्स निकालना है, यहाँ से एक्स निकालना है, फिर pH इज इक्वल्स टू एक्चुअली में माइनस लॉग ऑफ एक्स होगा, pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एक्स होगा। यहाँ पे pH बताना है, यहाँ पे pH बताना है। ठीक है, चलिए बता दीजिए, भेज देना मुझे, भेज देना एक बार मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, अभी मैं यहाँ पे, ठीक है मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ।